हेलो एवरीवन, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है परिसंचरण तंत्र। ये एक फिगर दिया हुआ है इसमें, ठीक है। लंग्स दिया है और जो हार्ट होता है उसका दाहिना आलिंद और बायां आलिंद और दाहिना नीला और बायां नीला दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ये जो ब्लड होता है हमारा शरीर में, ठीक है, तो प्लाज्मा और उसको रुद्राणु में दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। और फिर उसके बाद प्लाज्मा में जो 55% होता है उसमें 91% जल होता है, फिर कार्बनिक पदार्थ और बचा कुचा जो भी है 9% जो भी बचा है उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होता है, ठीक है। और जो रुधिराणु होता है उसमें वो 45% होता है, उसमें तीन चीज़ें होती हैं। प्लेटलेट्स होती हैं, जो फिगर है मैं उसको ही बात कर रही हूँ, ठीक है। प्लेटलेट्स हो गया, रुधिराणु यानी आरबीसी और डब्ल्यूबीसी हो गया, ठीक। फिर ये डब्ल्यूबीसी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो कणिका में जो श्वेत रुधिराणु होता है वो होता है, और एक कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु होता है वो होता है। तो जो कणिका में होता है उसमें इओसिनोफिल्स होते हैं, ठीक, बेसोफिल्स होते हैं और न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ये तीन चीज़ें होती हैं। और जो कणिका विहीन श्वेत रुधिराणु होता है उसमें लिम्फोसाइट होता है और मोनोसाइट होता है, ठीक है। ये हो गया ब्लड इसके बारे में। इसके अलावा ये देख लीजिए, ये दिया हुआ है कि कौन सा ब्लड ग्रुप का व्यक्ति किसको ब्लड अपना डोनेट कर सकता है और किसको नहीं कर सकता है, ठीक है। ये याद करने वाली चीज़ है, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा समझाना नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ए का देख लीजिए, ए जो है वो ए को दे सकता है लेकिन बी को नहीं दे सकता है, और ए बी को दे सकता है लेकिन ओ को नहीं दे सकता है। उसी तरह बी है तो बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, बाकी दोनों को नहीं दे सकता है। ए बी जो है वो सिर्फ ए बी को ही दे सकता है और किसी को नहीं दे सकता है, और जो ओ है वो सबको दे सकता है। तो जो ओ हो गया वो तो हो गया डोनर, यूनिवर्सल डोनर। जो ए बी होता है वो लेने वाला हो गया, वो किसी भी रुधिराणु को ले सकता है, ठीक। इसके अलावा ये है कि जो माता पिता हैं उनकी संतान में क्या संभव है, कौन सा ब्लड ग्रुप संभव है, ठीक है। जैसे ओ इसका देख लीजिए अगर माता पिता का रुद्राणु वर्ग जो है वो O/O है तो जो संतान होगा उसमें क्या क्या हो सकता है, ओ हो सकता है लेकिन ए बी और ए बी नहीं हो सकता, A,B,AB नहीं हो सकता है, ठीक है। इसी तरह ये सारा है, ये भी याद करने वाली चीज़ है। बता भी दूँ तो अभी तुरंत याद तो होने से रही, ठीक है। आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के हृदय न एक मिनट में औसतन कितनी बार धड़कता है। ये औसतन है, मतलब ये एग्जैक्ट नंबर नहीं है कि हाँ 72 ही बार धड़केगा या 75 बार ही। देखिए ये इसके बीच की रेंज बता रहा है, 72 से 75 के बीच में, ठीक है। और जो बच्चों का होता है, बच्चों का वो और तेज़ तेज़ धड़कता है हृदय। वृद्धों में ये कम, जबकि बच्चों में ये ज़्यादा होती है, जो धड़कन होती है, बीट्स होती है। हमारा हृदय प्रति मिनट 5 से 6 लीटर जो रुधिर या ब्लड है वो पंप करता है। हृदय में एक स्पंदन यानी बीट की समाप्ति से लेकर अगले बीट की समाप्ति तक जो चक्र बनता है उसको हृदय चक्र कहते हैं, कार्डियक साइकिल कहते हैं, ठीक है। हृदय स्पंदन की दर किससे मापी जाती है? स्टेथोस्कोप से मापी जाती है, जिसमें रोगी के दिल की धड़कन ध्वनि जो धड़कन की ध्वनि होती है डॉक्टर के कानों तक ध्वनि के बहुपरावर्तन से पहुंचती है। ये एक और क्वेश्चन का आंसर मिल गया, बहुपरावर्तन होता है, ठीक है। कौन सी विधि होती है, क्या होता है? बहुपरावर्तन होता है। और वैसे भी हम सब ने आज तक में एक बार तो कम से कम स्टेथोस्कोप मौका मिला होगा तो ज़रूर अपने कान में लगाया होगा। ये ऐसा चैप्टर है जिसको आपको पढ़ने से ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, मतलब सिर्फ एक रीडिंग मार लिया से ज़्यादा है, आप उसको लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आराम से समझ में आएगी ये चीज़ें, बहुत टफ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्टेथोस्कोप में रोगी के दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है, अभी हमने देखा बहुपरावर्तन से पहुंचती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हृदय कब आराम करता है? तो हृदय दो धड़कनों के बीच में आराम कर लेता है। हृदय एक मांसल तंत्र है, सामान्यतः ये वयस्क मनुष्य में इतना से इतने बार प्रति मिनट धड़कता है। हृदय दो धड़कनों के बीच में आराम करता है
दो संकुचन के बीच का काल विश्राम अथवा शीतलन काल कहलाता है। इसमें संकुचन के दौरान आगे बढ़ा हुआ रक्त जब धमनियों के रिक्त स्थान में प्रवेश पाता है तब धमनी की दीवार और रक्त में संघर्ष होता है और रक्त का दबाव बढ़ जाता है। अतः हृदय के दो संकुचनों के बीच धमनियों में जो रक्त भार रहता है उसे विश्रामकालीन रक्तचाप कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयाघात से यानी हार्ट अटैक से संबंधित नहीं है? तो टांगों में दर्द, ठीक है। तो अगर क्या क्या हो रहा है, अब हार्ट अटैक आजकल देख ही रहे हैं ना, कहीं भी कभी भी किसी को भी आ जा रहा है, तो क्या क्या लक्षण हो सकते हैं उसके? तो एक तो होता है सीने में दर्द होना, दूसरा होता है पसीना और जी मचलाना, और तीसरा होता है बाह में दर्द और झंझनाहट होना, ठीक है। ये नॉर्मल लक्षण इतना होता है, लेकिन वो पैर दर्द से रिलेटेड नहीं है, सर दर्द भी नहीं होता है, ठीक। और इसका रीज़न क्या क्या हो सकता है? मोटापा हो सकता है, उच्च तनाव हो सकता है, धूम्रपान है, और वसायुक्त आहार हो गया, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, निम्न में से कौन हृदयाघात के सटीक लक्षण है? तो जी मचलाना है, सर दर्द नहीं है। सर दर्द तो आए दिन होता ही रहता है किसी ना किसी को, मतलब सॉरी। तेज पसीना आना, सिर दर्द होना, ठीक है। सॉरी सिर दर्द नहीं, सीने में दर्द होना। क्वेश्चन नंबर 6, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 होते हैं। अभी हमने देखा था बाया आलिंद, दाया आलिंद, फिर निलय, 2 तरीके के, बाएं दाया, ठीक है। ये हमने देख लिया है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हृदय स्पंदन एक विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होता है जो उपस्थित है कहाँ? हृदय में। हृदय स्पंदन है, हृदय में होगा, और कहाँ होगा? अच्छा, एक चीज़, बहुत अच्छा क्वेश्चन मुझे एक बार ऐसे शायद टीवी में मैं देख रही थी, तो वो पूछ रहे थे कि जैसे होता नहीं, माइक लेके लोग पहुंच जाते हैं ऐसे ही जनरल नॉलेज लोगों का चेक करने के लिए, तो उसमें पूछ रहे थे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हृदय की धड़कन को कंट्रोल किए रहता है? तो वो पेस मेकर होता है, ठीक है, जो नॉर्मल बनाए रखता है पेस मेकर। ये मुझे भी नहीं पता था, उस दिन मुझे पता चला कि पेस मेकर जैसी कोई चीज़ होती है, ठीक है। हृदय में ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो विद्युत तरंग उत्पन्न करती हैं, इन्हें पेस मेकर कोशिकाएं कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है हृदय के बराबर, ठीक है। वो जो हाथ वाली घड़ी नहीं होती है, तो कैसे चलती है? जैसे जैसे हृदय धड़कता है। क्वेश्चन नंबर 9, एक स्वस्थ मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है, ठीक। रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। यह रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में नियमित रूप से गतिशील रहता है, ठीक है, देखते ही हैं, इतना तो हमें भी आइडिया है। रक्त कई बार हम, अगर आप बॉडी में कुछ जगह देखेंगे तो वो धड़कन जैसा फील होता है, ठीक है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना % होती है? 7 से 8% होती है। अतः एक 70 ग्राम वाले, ठीक है, भार वाले मनुष्य, स्वस्थ मनुष्य है, उसके शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर का रक्त होता है, जो उसके संपूर्ण भाग जो भार होता है उसका लगभग कितना % होता है? कितना भाग होता है? 1/13 भाग पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है, सेम क्वेश्चन है। एक सामान्य 70 ग्राम भार वाले वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा पूछा है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, इसमें जो मात्रा है वो ml में पूछा है। तो एक में कितना होता है? 1000 ml होता है, ठीक है। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। तो 5 से 6 लीटर बोला है, तो 5000 और 6000 मिलीलीटर दोनों आंसर होना चाहिए। तो इसमें अलग अलग करके रेखा है, इस वजह से इसमें देखिए एस्ट्रिक बना हुआ है, ठीक है। या तो ये 5000 से 6000 देते, या फिर कोई एक देते ऑप्शन में, 6000 दे देते या 5000 दे देते, तो भी समझ आता ये। और ये बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं है, देखिए 2017 का क्वेश्चन है, RO 2017। क्वेश्चन नंबर 11, रक्त होता है, क्या होता है? एक तरल संयोजी ऊतक है, अभी हमने देखा, और सबको पता होता है गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है, लाल रंग का होता है। क्वेश्चन नंबर 12, हीमोग्लोबिन क्या है? तो मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है, ठीक है। हीमोग्लोबिन एक्चुअली एक प्रोटीन है, ठीक, जो मानव शरीर में पाया जाता है, तथा इसके रासायनिक संयोजन में और क्या क्या में कैसे बनता है? ग्लोबिन नामक प्रोटीन, ग्लोबिन होता है, ठीक है। ग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन होता है। हिम नामक लाल रंग होता है, ठीक है, के पदार्थ से जुड़ी रहती है। जो प्रोटीन होती है वो हिम
नाम के लाल रंग के पदार्थ से जुड़ी रहती है। लाल रुधिर का लाल रंग जो होता है हिम के कारण होता है, हीम बोलते हैं उसको। हिम की वलय रिंग में केंद्रीय भाग में लौह का जो केंद्रीय भाग होता है वो लोहे का होता है, मतलब लौह तत्व होता है उसमें। एक सामान्य व्यक्ति में हीमोग्लोबिन की औसतन मात्रा कितना होना चाहिए? 15 ग्राम पर 100 मिलीलीटर। ठीक है। और ये शरीर में काम क्या करता है? ये जो हीमोग्लोबिन है वो करता क्या है? गैसों का परिवहन करता है। ऑक्सीजन की बात कर रहा है एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 13, हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो ये लाल रंग का होता है, ठीक बात है। फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होता है, बिल्कुल सही है। कुछ अम्लीय होता है, अम्लीय नहीं होता है, क्षारीय होता है। देखिए जो हीमोग्लोबिन होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 7.1 से 7.4 के बीच में होता है। अगर ये 7 से कम होता तब ये अम्लीय होता है, लेकिन ये 7 से अधिक है, 7.1 से 7.4 के बीच में है, इसलिए ये क्षारीय होता है। और कुछ ही क्षारीय होता है, कुछ क्षारीय लिखा है, ठीक है। और चौथा वाला इसका ऑप्शन है, यह ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है, ठीक है, ये भी ठीक है। मतलब मेनली ऑक्सीजन है, इसी तभी ये लिखा था कि गैसों का परिवहन करता है, इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों की बात कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 14, रुधिर वर्णिक के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए सही आंसर बताना है। इसमें रुधिर वर्णिका की बात कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा? लौह होता है, ठीक बात है। लाल रंग देता है, प्रतिरक्षा करता है, प्रतिरक्षा नहीं करता है, ये WBC का काम है, ठीक है। और रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, ये भी बात सही है। इसका 1, 2 और चौथा सही है। देखिए क्या होता है कि अभी हमने स्टार्टिंग में फिगर देखा था, ठीक है। तो रुधिर का हमने 55% भाग जो है वो प्लाज्मा है, ठीक, और 45% रुधिराणु है। ये ब्लड है, ठीक, इसमें 55% प्लाज्मा है और 45% रुधिराणु है, रुधिराणु, ठीक है। अब ये जो है रुधिराणु, इसके 3 पार्ट हो गए। एक तो RBC हो गया, ओके, तो एक तो RBC हो गया, एक WBC हो गया और एक प्लेटलेट्स हो गया, ये 3 पार्ट हो गए, ठीक। और प्लाज्मा में जो इसमें से भी जो प्लाज्मा है, ठीक है, इसमें 91% जो होता है वो जल होता है, 9% जो बच जाता है वो कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह जो लाल रुधिराणु होता है उसमें कुल रुधिराणु का लगभग 40% भाग होता है। जो लाल रुधिराणु होता है वो कुल रुधिर का 40% होता है, ठीक है। तो यह रुधिर का कोशिकीय भाग है। रुधिराणु की लगभग 90% लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, ठीक। RBC की बात कर रहा है, ठीक है। ये केवल कशेरुकीय प्राणियों में पाई जाती हैं। लाल रुधिराणु में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है, इसे हीम नामक लाल रंग का पदार्थ पाया जाता है इसमें, इसे, और जो इसे लाल रंग प्रदान करता है। रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करने का कार्य कौन करता है? श्वेत, WBC करते हैं, ठीक, WBC करती है, जिन्हें वीर सिपाही की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, हीमोग्लोबिन के बारे में बताना है, ठीक है। अभी हमने देखा सब वही है। देखिए इसमें एकदम सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये तीसरा वाला गलत होगा। प्रतिरक्षा कौन करता है? WBC करता है, बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 16, हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान होता है? तो मायोग्लोबिन, ठीक है। ये UPPCS 2020 का क्वेश्चन है, प्री का। मायोग्लोबिन सभी स्तनधारियों, सामान्यतः कशेरुकीय प्राणियों की पेशी ऊतकों में पाए जाने वाला एक प्रोटीन है और इसमें लौह तत्व होता है। क्वेश्चन नंबर 18, किस प्राणी के जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो केचुआ, ठीक है। केचुआ एक एनिलिड प्राणी है जिसमें हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुल जाता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? वो प्लाज्मा में घुल जाता है, जबकि अन्य कशेरुकियों में यह प्रोटीन यानी हीमोग्लोबिन जो है वो लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है,
ठीक है। तो इसी वजह से जो केंचुए में जो रुद्राणु का रंग होता है वो रंगहीन होता है, एक्चुअली वो रंग नहीं होता उसमें कोई, और केंद्रक युक्त होते हैं ये। ठीक है। और इस जंतु में परिसंचरण तंत्र कैसा होता है? क्लोज्ड टाइप होता है, बंद प्रकार का। क्वेश्चन नंबर 19, रक्त में लाल रंग किस वजह से होता है? तो ये हीमोग्लोबिन की वजह से है, अभी हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 20, लाल रक्त कणिकाओं का रंग किस वजह से होता है? एक तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। लाल रुधिर कणिकाओं को और क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एरिथ्रोसाइट, जो कि सिर्फ कशेरुकियों में, मतलब उनके रुधिर में ही पाया जाता है। मनुष्य में ये केंद्रक विहीन और औसतन संख्या पुरुषों में 54 लाख और स्त्रियों में 48 लाख प्रति क्यूबिक रक्त होती है। इसी वजह से आप सुने होंगे कि भारत में महिलाओं में एनीमिया की समस्या बहुत ज़्यादा होती है, वैसे ही कम है ब्लड। ठीक है। और शरीर में गैसों के परिवहन का काम करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 21, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? तो हमने अभी देखा ऑक्सीजन पहुंचाने का इधर उधर काम करता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 22, मनुष्य का औसतन रक्तचाप कितना होता है? ये सबको पता ही होना चाहिए, क्योंकि हमारे घर में इस समय हार्ट से रिलेटेड इतनी प्रॉब्लम हो रही है, और बीपी, जो बीपी से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। ठीक है। ब्लड क्या कहते हैं, बीपी जैसे ही बढ़ा, ब्लड प्रेशर जैसे ही बढ़ा, तुरंत हार्ट अटैक। ठीक। तो ये पता होना ही चाहिए कि इतना होना है। तो ये कितना होता है? 120 और बाई 80 जो होता है। जो 120 है उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, यानी प्रकुंचन दाब, और जो 80 है उसको कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है। सामान्य तौर पर संकुचन दाब 120 ml Hg तथा प्रसारण दाब 80 ml Hg होता है। और किससे नापते हैं इसको? स्फेग्नोमैनोमीटर से नापते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर को। अब क्वेश्चन नंबर 23, स्वस्थ मनुष्य में रक्तचाप हमने देख लिया कितना है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से रक्तदाब का मापक कौन है? हमने अभी देखा स्फेग्नोमैनोमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 25 रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, इसमें पूछा है 26 में कि जैसे रक्तचाप जो है वो, ब्लड प्रेशर जो है वो 140 mmHg है, तो Hg क्या चीज़ है? तो Hg क्या है? मरकरी से है, इसका तात्पर्य मरकरी से है। हो गया क्वेश्चन नंबर 26। अच्छा, एक चीज़ है कि हमारा जो कोई भी डॉक्टर है जैसे, तो हमारा जो ब्लड प्रेशर वो नापता है वो वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष नापता है। जो वहाँ का प्रेशर है जहाँ भी हम रह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग रहता है, वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, जब एक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब क्या होगा? उसका रक्तदाब, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है। जोर जोर से सांस लेते हैं बुढ़ापे में। ठीक है। देखे होंगे ज़्यादातर, आप अपने बड़ों को देख लीजिए, है ना, मोस्टली आसपास देख लीजिए, जितने भी आसपास आपके लोग हैं उनमें बड़े लोग जो हैं उनको ब्लड प्रेशर मोस्टली को रहता ही है, किसी का लो रहेगा, किसी का हाई रहेगा। और जहाँ ब्लड प्रेशर का समस्या हुआ वहाँ डायबिटीज़ वाली समस्या होने लगती है। ज़रूरी नहीं है पर हो जाता है, बहुत सारे लोगों में होता है। अच्छा, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया था। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऊपर देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 28, अब दिया है कि नीचे 4 व्यक्तियों के रक्तदाब का मान दिया है, सामान्य पूछा है, मतलब जो अभी हमने पढ़ा वही है, तो ये वाई का सही हो जाएगा। ठीक है, 120/80। क्वेश्चन नंबर 20, हमारे शरीर में रक्त का दाब कितना होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। ठीक है, ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, ये सबको पता होना ही चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए, जनरल राइट से रिलेटेड क्वेश्चन है। रक्तचाप का मान वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष होता है, जबकि वायुमंडलीय दाब किसके सापेक्ष होगा? निर्वात के। ठीक है। अतः निर्वात के सापेक्ष रक्तचाप कितना हो जाएगा? ये दोनों जोड़ के बता रहा है कि 880 mmHg। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 30, निम्न रक्त वर्ग में सर्वाधिक दाता यूनिवर्सल डोनर कौन है? ओ है। ठीक, इसका कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है कि क्यों वो सबको दे सकता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है, तो वो रिएक्ट नहीं करता है किसी ब्लड से, किसी और के ब्लड ग्रुप से। दूसरी ओर इस वर्ग के प्लाज्मा में दोनों प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडीज़ की उपस्थिति के कारण किसी भी अन्य वर्ग के व्यक्ति का रुद्राणु इस वर्ग के व्यक्तियों को नहीं चढ़ाया जा सकता। देखिए, इसमें एंटीजन नहीं है, इस वजह से ये कहीं भी जा सकता है, मतलब किसी और ब्लड ग्रुप के साथ मैच कर सकता है। लेकिन क्योंकि इसमें एंटीबॉडीज़ हैं 2 तरीके की, कोई इसके पास नहीं आ सकता, मतलब दूसरा ब्लड कोई भी XYZ इसको अपना ब्लड नहीं दे सकता। तो क्या हो गया, AB क्या हो गया, सर्वग्राही हो गया, रेसिपिएंट, यूनिवर्सल रेसिपिएंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 31, ये पता है इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के टाइम में। ठीक है, कभी भी लोगों को, दोस्तों को, ये वो रिश्तेदारों को ब्लड की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो कम से कम इतना पता होना चाहिए कि यार किसको क्या देना है क्या नहीं देना है। क्वेश्चन नंबर 31, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सर्वदाता? ठीक है, यूनिवर्सल डोनर कौन है? ओ है। तो आपको करना क्या है, ओ को खोज के रखना है, जिसका भी हो उसको दोस्त बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 32, AB रक्त समूह के लोग, ठीक है, सार्वभौमिक प्राप्त करता है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक, जो कारण है कि रक्त समूह AB की लाल रक्त कोशिकाओं में कोई एंटीजन नहीं होता है एवं इसलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ समूहन नहीं होता है। ये वाला गलत है, ये देखें क्या गलत है इसमें। AB रक्त समूह के लोग, ठीक है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट हैं क्योंकि इनमें एंटीजन A और B दोनों होते हैं, कोई एंटीबॉडी नहीं है। ठीक है, जिसके कारण एग्लूटिनेशन नहीं होता है। एग्लूटिनेशन कोई वर्ड है, मुझे नहीं पता इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, मतलब रिएक्शन से कुछ होगा। ठीक है, अतः AB वर्ग वाले रक्त वर्ग वाले व्यक्तियों को किसी भी रक्त वर्ग का रक्त दिया जा सकता है। ठीक है, AB को आप O भी दे सकते हैं, A भी दे सकते हैं, B भी दे सकते हैं और AB भी दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, वर्ग AB रक्त वाला व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग क्या है? कोई भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 34, AB रक्त वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्वत्रिक रक्त दाता कहा जाता है, क्यों? क्योंकि उनमें एंटीबॉडी का अभाव होता है, प्रतिपिंड बोलते हैं एंटीबॉडी को, ठीक है, वो नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 35, एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह A है दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो जाता है, ब्लड उसको चढ़ाने की सलाह दी जाती है। अब बात यह है कि उसको कौन सा रक्त दिया जाए, कौन कौन उसको रक्त दे सकता है। ठीक है, A को देना है तो पहला, तीसरा और चौथा। ठीक है, AB नहीं दे सकता, A को AB नहीं दे सकता है, और बाकी AO कोई भी दे सकता है, पत्नी या पुत्री। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह A है वह रक्त समूह A या रक्त समूह AB वाले व्यक्ति को रक्तदान कर सकता है। आपका A है तो आप जो हैं वो, मान लीजिए कि आपका रक्त समूह A है तो आप A को भी दे सकते हैं और AB वाले व्यक्ति को रक्त दे सकते हैं। इसी प्रकार A समूह वाला व्यक्ति रक्त समूह A या रक्त समूह O के व्यक्ति से रक्त प्राप्त कर सकता है। A वाला क्या होगा, अब मान लीजिए आप फिर से AO रक्त समूह वाले हैं, ठीक है, तो या तो आप अपने जैसों से रक्त ले सकते हैं यानी कि A ग्रुप वाले, और या फिर O जो यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है, उससे ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, फिर से एक दुर्घटना हुई, ब्लड चढ़ाना के लिए बोला गया किंतु रक्त परीक्षण का समय ही नहीं था। ये होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब बात यह है कि उसे कौन सा ब्लड ग्रुप दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 36 देख रहे हैं हम लोग, तो O नेगेटिव दे दीजिए, मतलब यूनिवर्सल डोनर हो गया ना, आप उसको दे दीजिए, कोई भी हो, कैसा भी हो, उसको बस O दे दीजिए। तो 1900 में जो कार्ल लैंडस्टीनर थे उन्होंने 4 रक्त समूहों की खोज की थी। ठीक है, एक अलग से एक और जो
रक्त समूह है, जो एक बंदर रीसस नामक बंदर में था, उस फैक्टर की खोज किया गया, उसको RH फैक्टर बोला गया। जहाँ रक्त समूह ए में एंटीजन ए पाया जाता है, ए में क्या पाया जाता है, स्मॉल ए एंटीजन, वहीं रक्त समूह बी में स्मॉल बी एंटीजन उपस्थित रहता है। जबकि ए बी में क्या होता है, ए और बी एंटीजन दोनों होते हैं तथा ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। किसी खास रक्त समूह के रक्त की जब विपरीत समूह से मिलाया जाता है तो रक्त के थक्के, अब क्या हो गया, मान लीजिए किसी को गलत ब्लड चढ़ गया तो क्या होगा क्या हो गया, गलत चढ़ गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, रक्त के थक्के जमने लगते हैं, ठीक है। उसके बाद वो फाइनली वो मृत्यु हो जाएगी। चूँकि ओ समूह के रक्त में न तो कोई एंटीजन उपस्थित होता है और न ही RH फैक्टर, अतः इस रक्त समूह का रक्त किसी व्यक्ति को देने पर कोई स्कंदन नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए ओ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर 37, अज्ञात रुधिर, फिर से वही बात हो गई कि पूछा है एक व्यक्ति है जिसका फिर से जो घटना में मतलब उसको दुर्घटना हो गई है, उसको ब्लड चाहिए लेकिन अब टेस्ट करने का टाइम नहीं है, तो कौन सा देना सही रहेगा, तो वही हो गया ओ और RH नेगेटिव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है, फिर से खून की बात आई है, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है ना, 3-4 बार हो गया, ये भी वही है। क्वेश्चन नंबर 39, पूछा है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी, कार्ल लैंडस्टीनर। 39 क्वेश्चन हो गया। 40 क्वेश्चन देखिए, RH कारक का नाम किससे संबंधित है, मतलब किस प्रकार के, किससे, मानव से, चूहे से, कपी, बंदर, तो ये बंदर से रिलेटेड है, बंदर से। क्वेश्चन नंबर 41, इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी मैं, ठीक है। देखिए बोला है कि एक वुमेन है जिसके पेट में बच्चा है, ठीक है, गर्भस्थ शिशु है यानी गर्भ में बच्चा है, तो RH प्रकार विसंगति की समस्या उत्पन्न हो सकती है, RH प्रकार की एक विसंगति या प्रॉब्लम रिलेटेड हो सकती है, कैसे हो सकती है, क्या किए, इनमें से 4 ऑप्शन में से बताना है कि अगर कुछ क्या हो जाए तो अगर माँ को ठीक है, माँ को RH नेगेटिव है और जो गर्भस्थ बेबी है उसको RH पॉजिटिव है, तो उसको विसंगतियाँ उत्पन्न हो जाएंगी, ठीक है। एक बार आप इसे अपने से पढ़ लें शायद थोड़ा समझ में आ जाए, ठीक है। गर्भस्थ माता गर्भस्थ शिशु RH प्रकार विसंगति, क्या वो उसमें कौन सी समस्या होती है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, ठीक है, ये एक तरह की समस्या है जो हो जाती है बच्चे में अगर माँ का RH पॉजिटिव है और बच्चे का RH नेगेटिव है, तो नहीं उल्टा बोल दिया मैंने, माँ का RH नेगेटिव है और बच्चे का RH पॉजिटिव है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, एक विवाहित दंपति है, अच्छा ओके, देखिए एक जोड़ा है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ है, उन्होंने क्या किया, एक बच्चे को गोद ले लिया, ठीक है। तो अब बोला है कि हस्बैंड वाइफ में एक को AB पॉजिटिव है और दूसरे को O नेगेटिव है, मतलब ब्लड ग्रुप है, हस्बैंड व वाइफ में ये किसको नहीं बताया कि किसको क्या है, ठीक है, बस ये बोला है कि एक का जो ब्लड ग्रुप है वो AB पॉजिटिव है और दूसरे का O नेगेटिव है। अब बोला है कि उसको फिर उनको बच्चे होते हैं, जुड़वा बच्चे हो जाते हैं, ठीक। तो बोला है कि तीनों में एक का ब्लड ग्रुप बता दिया है कि एक का A पॉजिटिव हो गया, दूसरे को B पॉजिटिव हो गया और तीसरे का O पॉजिटिव हो गया। तो पूछा है कि गोद लिए हुए पुत्र का रक्तवर्ण कौन सा होगा, तो इसका आंसर है O पॉजिटिव। तो यानी कि माँ से और फादर से जो बच्चे पैदा हुए हैं उनको A और B ये जो है पॉजिटिव में मिल गया, और जो गोद लिया बच्चा था वो बिल्कुल अलग हुआ, उसका O पॉजिटिव हो गया, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा समझाने वाला है नहीं है, एक्चुअली याद करने वाली भी चीज़ है, ठीक है। और या तो फिर वो फिगर जो हमने स्टार्टिंग में देखा था उससे समझें तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है, माता का O है, तो बताइए कि पुत्र का कौन सा होगा, तो पुत्र का कौन सा हो जाएगा, O हो जाएगा।
पिता से नहीं, माता से मिलेगा। ठीक है, यदि जनक में से पिता ए हैं, माता ओ हो गई, तो पुत्र जो होगा वो ओ हो जाएगा। वो ए भी हो सकता है, लेकिन इसमें ऑप्शन में क्योंकि ए नहीं दिया हुआ है, इस वजह से ऑप्शन में ओ ही दिया है, तो ओ का ही आंसर मारेंगे। ठीक, तो ओ और ए दोनों हो सकता है, मतलब दोनों में से कोई एक। बर्नस्टीन ने पता लगाया कि ए, ओ और बी रुधिर वर्ग मनुष्य का एक आनुवंशिक लक्षण होता है, अतः यह संतानों में मेंडल के नियमों के अनुसार जनक के प्राप्त जीन्स के आधार पर ही विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 44, किसी सामान्य में पीएच, व्यक्ति में रक्त का पीएच पूछा है। ठीक है, तो ये हमने अभी देखा था, कितना पीएच होता है, ये उतना होता है 7.35 से 7.45 के बीच में। एक्चुअली वो होता तो 7.4 है। ठीक है, लेकिन हम अब जो ऑप्शन ने दिया है उसके अकॉर्डिंग वो सही है, 7.35 से 7.45 के बीच में। दिया है कि एसिडोसिस अल्कालोसिस, ठीक है, अल्कालोसिस से पीड़ित रोगियों का पीएच स्तर इस सीमा से बाहर होता है। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि दुनिया में अब वो बोल दिए पीएच 7.4 है तो सभी का 7.4 ही होगा, ऐसा नहीं है। वो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अगर इनमें ऐसे बीमारियां हैं, ऐसी चीज़ें हैं, तो उनका पीएच इस सीमा से बाहर होगा। क्वेश्चन नंबर 45, रक्त का पीएच मान 7.4। क्वेश्चन नंबर 46, मनुष्य का पीएच मान अभी हमने देखा, रिपीटेड है। 47, प्रतिजन यानी एंटीजन क्या है, क्या करता है? देखिए, हानिकारक जीवाणु से को नष्ट करता है, ये बिल्कुल नहीं करता है। विषाक्तता के उपचार के लिए प्रयोग होता है, ऐसा भी नहीं है। शरीर के तापमान को भी नहीं कंट्रोल करता है। चौथा क्या है? एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करता है, ये बात सही है। जो एंटीजन होता है वो एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करता है तथा प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करता है। प्रतिजन दो प्रकार की, ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स के रूप में होते हैं, ए और बी। एंटीबॉडी भी दो प्रकार के हैं, ए रोधी, ठीक है, एंटी ए और ए, तथा बी रोधी, एंटी बी और बी, किंतु ये विशुद्ध प्रोटीन्स के रूप में होते हैं, प्योर प्रोटीन्स के रूप में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र को प्रवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से एंटीजेंस की मूल विशेषता क्या है? ये प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। एंटीजन की मूल विशेषता क्या है? प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? तो WBC करता है। ठीक है, रट लीजिए, बिल्कुल रट लीजिए, WBC हमारे को बीमारियों से बचाता है। ठीक है, जो बैक्टीरिया, वायरस है, कवक है इत्यादि का भक्षण करके शरीर को संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51, सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य क्या है? अभी हमने देखा, रोग प्रतिरक्षा, ठीक, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। क्वेश्चन नंबर 52, रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो वो लिम्फोसाइट के द्वारा होती है। देखिए, रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट द्वारा एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी प्रोटीन निर्मित होते हैं जो कि विष पदार्थों को निष्क्रिय करती हैं। लिम्फोसाइट सबसे छोटे श्वेत कणिकाएं रुधिराणु, किंतु संख्या में अधिक, ठीक है, कुल WBC का 20 से 30% होते हैं। इनका केंद्रक बड़ा, गोल या एक और कुछ चिपटा सा होता है। लिम्फोसाइट गश्ती सेना की भांति समस्त शरीर में घूमती रहती है और सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच सामंजस्य स्थापित करती है, अतः प्रायः रक्त के संचलन में भी सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचलन में, अभी हमने देखा लिम्फोसाइट की बात हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है? तो ये होता है इसमें से एक या दो। देखिए कहाँ कहाँ होता है, एक्चुअली तिल्ली या प्लीहा में होता है, ठीक है, थाइमस ग्रंथि में होता है और बोन मैरो में होता है। ठीक है,
जो हमारा तिल्ली या प्लीहा बोलेंगे, स्प्लीन बोलते हैं, और थाइमस ग्रंथि, अस्थिमज्जा, बोन मैरो इत्यादि में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट एक प्रकार की क्या है, WBC हैं, जो कि सेना की भांति इधर उधर घूमती रहती हैं, सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाए रहती हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 54 हो गया। 55 देखिए, प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध किससे है, तो लिम्फोसाइट से है। क्वेश्चन नंबर 56, मानव रक्त की श्यानता का कारण क्या है, रक्त में प्रोटीन। ठीक है, मानव रक्त की श्यानता का मुख्यतः प्लाज्मा में प्रोटीन, हिमाटोक्रिट यानी रक्त में लाल रुधिर कणिकाओं का आयतन प्रतिशत आदि पर निर्भर करती है। रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं एवं प्लेटलेट्स, बिम्बाणु उसको बोलते हैं, हिंदी में बिम्बाणु बोलते हैं, की उपस्थिति का उसकी श्यानता पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 57, मानव के श्वेत रक्त कणिकाओं का व्यास कितना होता है। ठीक है, तो ये होता है 0.007 mm। देखिए, WBC मनुष्य में पाए जाते हैं, इनकी संख्या लाल रक्त कणों से कम होती है। दो प्रकार के होते हैं, एक कणिकामय होता है, कणिका विहीन होता है। श्वेत रक्त कण हमारे शरीर के प्रतिरक्षा के लिए होते हैं। लिम्फोसाइट एक प्रकार की WBC है, इसका जो व्यास होता है वो लगभग 7 माइक्रोमीटर या 0.007 mm होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, तो ल्यूकेमिया कहते हैं। अगर WBC बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है, तो ब्लड कैंसर हो सकता है। ल्यूकेमिया को ब्लड कैंसर कहते हैं। ल्यूकेमिया क्या है, वो थोड़ा सा वैज्ञानिक नाम है। वैज्ञानिक क्या बोल लीजिए कि डॉक्टर वाला जो टर्म्स होता है वो वाले, ठीक है, मेडिकल टर्म में वो होंगे, तो इनको ही क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर कहते हैं, जिसमें रुधिर में WBC की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 59 लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती हैं किस में, तो ये अस्थिमज्जा, बोन मैरो बोलते हैं। अभी हमने देखा था प्लीहा में बनती हैं, अस्थिमज्जा में बनती हैं। लाल रक्त कणिकाएं श्वसन अंगों के से ऑक्सीजन लेकर इसे सारे शरीर में पहुंचाने का कार्य करती हैं। लाल रक्त कणिकाएं अस्थिमज्जा में विकसित होती हैं तथा मनुष्य के शरीर में लगभग 120 दिनों तक प्रसारित होते हैं। इनका टाइम पूछा जाता है कि कितने दिन तक जीवित रहती हैं। ठीक है, तिल्ली या प्लीहा पुरानी रुधिर कणिकाओं को नष्ट करने का कार्य करती हैं। जब जो रुधिर कणिकाएं पुरानी हो जाती हैं तो उनको नष्ट कहाँ करना है, तो वो प्लीहा में जाके नष्ट होती है, स्प्लीन में। क्वेश्चन नंबर 60 WBC का बनना तथा RBC का विनाश होना कहाँ पे होता है, प्लीहा में, अभी हमने देखा। ठीक है, दोनों चीज़ें हैं, WBC का बन भी रहा है और RBC नष्ट हो रहा है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन लगभग कितना होता है, 120 दिन का होता है। इसके बाद ये प्लीहा में जाके इनका विनाश हो जाता है। लिम्फोसाइट्स तथा न्यूट्रोफिल्स श्वेत रक्त कणिकाओं के दो प्रकार होते हैं। WBC के दो टाइप हो गए, क्या हो गया, लिम्फोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स। लिम्फोसाइट का निर्माण प्लीहा, लसिका ग्रंथि तथा थाइमस ग्रंथि में होता है। लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है, एक तो प्लीहा हो गया, लसिका ग्रंथि हो गया और थाइमस ग्रंथि हो गया। न्यूट्रोफिल्स का कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। क्वेश्चन नंबर 61 रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, किसमें किया जाता है, ये मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। ठीक है, रक्त ग्लूकोज या शर्करा का स्तर मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है। रक्त में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा कितनी होती है, 100 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीग्राम होती है। रक्त ग्लूकोज के नियमन के लिए अग्नाशय से इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। क्या होता है कि अग्नाशय जो पैनक्रियाज है वहाँ से इंसुलिन का स्राव होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे इस हार्मोन की कमी, जैसे इंसुलिन की कमी होती है, इंसुलिन क्या है, हार्मोन है। ठीक है, कई बार ये भी पूछने मिलान करने को दे देता है कि इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन हार्मोन है। तो जब इस हार्मोन की कमी होती है तो ब्लड में क्या होगा, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और इसके बाद क्या होता है, डायबिटीज़ हो जाता है। ठीक है, इंसुलिन की कमी हुई, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी और डायबिटीज़ हो गई।
ठीक है, मात्रा आप देख लीजिए 300 से 500 मिलीग्राम की बता रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, रक्त में शर्करा का स्तर समानता किससे प्रदर्शित किया जाता है? अभी हमने देखा मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के रूप में, और यूपीपीसीएस प्री का क्वेश्चन 2021 का है ये, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर शर्करा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63, हृदयघात को रक्त का संभरण करने वाली धमनियाँ कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? हृदय धमनियाँ। हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियाँ क्या कहती हैं? कहलाती हैं हृदय धमनियाँ। देखिए इसमें दिया है कि हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियाँ, हृदय धमनियाँ कोरोनरी आर्टेरिस कहते हैं, जो कि शुद्ध रुधिर को स्वयं हृदय की दीवार तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। स्तनियों का हृदय 4 कोष्ठक में बटा होता है। अभी हमने देखा था आलिंद, 2 आलिंद थे और 2 निलय थे। ठीक है, जबकि फुफ्फुस धमनियाँ हृदय से फेफड़ों तक रक्त पहुंचाती हैं। क्वेश्चन नंबर 64, रक्त का थक्का बनाने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन सा है? तो थ्रोम्बिन कहलाता है वो। रक्त का थक्का, ठीक, तो क्या होता है इसमें? फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में बदल दिया जाता है, और कौन सा एंजाइम ऐसा काम कर रहा है? थ्रोम्बिन करता है। रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया एक जटिल रासायनिक प्रक्रिया है जिसे 3 चरणों में बांटा जा सकता है। इसके अंतिम चरण में थ्रोम्बिन एक एंजाइम की भांति कार्य करके प्लाज्मा की घुलनशील फाइब्रिनोजिन प्रोटीन के फाइब्रिन नामक अघुलनशील प्रोटीन अणुओं में संश्लेषण को प्रेषित करता है। बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, मेन चीज़ बस इतना जान लीजिए कि फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में परिवर्तित करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसे थ्रोम्बिन कहते हैं, और इसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग होने लगती है। रुधिर स्कंदन की क्रियाविधि का स्पष्ट विवरण किसने किया था? हॉवेल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 65, किस शरीर प्रक्रम से थ्रोम्बिन का संबंध है? तो रक्त जमाव की, अभी हमने देखा ब्लड क्लॉटिंग की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 67, प्लाज्मा में रक्त का प्रतिशत कितना होता है? 90% होता है। अभी हमने देखा था प्लाज्मा में क्या होता है, देखिए रक्त का पीले रंग का तरल घटक है जिसमें संपूर्ण रक्त कोशिकाएं सामान्य रूप से निलंबित रहती हैं। प्लाज्मा कुल रक्त की मात्रा का 55% होता है। प्लाज्मा में 91 से 92% जल होता है। ठीक है, और बाकी जो बच जाता है वो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, किसी सामान्य व्यक्ति में रक्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? धमनियों की तुलना में शिराओं की संख्या कम होती है और उसमें हर समय शरीर के रक्त की कम मात्रा रहती है। क्वेश्चन ऑप्शन बी, रक्त की कुल मात्रा का लगभग 70% रक्त कोशिकाओं के रूप में होता है। श्वेत यानी WBC केवल लसिका पर्व की बनी होती, ये सब गलत था। ठीक है, चौथा बस सही है कि ब्लड में WBC की तुलना में बिम्बाणु यानी प्लेटलेट्स अधिक होता है। ब्लड में WBC की तुलना में प्लेटलेट जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, रक्त में श्वेत यानी WBC या ल्यूकोसाइट बोलते हैं कि तुलना में बिम्बाणु यानी रुधिर प्लेटलेट्स यानी ब्लड प्लेटलेट की संख्या अधिक होती है, जबकि इनकी संख्या लाल यानी कि RBC की अपेक्षा कम होती है। ठीक है, इसको ऐसे कर लीजिए, WBC, ठीक है, प्लेटलेट और RBC। ठीक, WBC, प्लेटलेट और RBC। लाल रुधिराणुओं की औसतन संख्या पुरुषों में कितनी होती है? यानी जो रेड वाले ब्लड सेल्स होते हैं, पुरुषों में 54 होती है, महिलाओं में 58 लाख प्रति क्यूबिक मिलीमीटर होती है। ठीक है, और जो WBC है वो 5000 से 11000 प्रति क्यूबिक mm होती है। और प्लेटलेट्स कितना होता है? 1.5 लाख से 5 लाख प्रति क्यूबिक mm होता है। तो अभी आप देख रहे होंगे अपने आसपास, अगर आपने नोटिस किया हो कि यूपी में तो ऐसा है कम से कम कि बहुत ज़्यादा डेंगू की समस्याएं हो रही हैं। तो उसमें होता क्या, और वो इतनी घबराने वाली क्या बात हो जाती है उसमें?
और उसमें लोगों की जान भी चल जाती है। तो ऐसा क्या हो रहा है उसमें? वो प्लेटलेट्स काउंटिंग जो होती है, ये जो नंबर है 1.5 लाख से 5 लाख, वो घटते जाते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी घटता है। मतलब हो सकता है एक दिन में ही घट के लाख से वो कुछ हज़ार पे पहुंच जाए। तो उसी को बस डॉक्टर का मेन चीज़ ये रहता है कि बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखना है, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, ठीक है, उसमें। तो एक तो बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना, और उसके अलावा ये कि ब्लड सेल्स, ये जो प्लेटलेट्स हैं, ये गिरे ना, ठीक है, बहुत कम ना हो जाए। और अब तो मार्केट में इसकी दवा भी आ गई है, WBC की, सॉरी WBC नहीं, प्लेटलेट्स की, इसकी हिमालय की मेडिसिन्स आ गई हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू ऑल गाइज, कि अगर आपके आसपास लोग हैं ऐसे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्लेटलेट्स के लिए हिमालय की बहुत अच्छी मेडिसिन आ गई है। मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद है, प्लेंटोसिस या कुछ ऐसे करके है नाम। क्वेश्चन नंबर 68, कटे स्थानों से रक्त प्रवाह रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। तो ये बात सही है, ठीक है। और क्वेश्चन फिर कारण है कि रक्त एक कोलाइडी निकाय है, इसमें ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं। फिटकरी की एल्युमिनियम आयनों के स्कंदन शक्ति अधिक होती है, अतः रक्त स्कंदित हो जाता है, ठीक बात है। तो क्या होता है कि फिटकरी क्या है? एक रंगहीन क्रिस्टलीय पदार्थ है, ठीक है। फिटकरी में उपस्थित ये आयन होते हैं, इसमें एल्यूमिनियम आयन होते हैं, और की संख्या की अधिक स्कंदन शक्ति के कारण यह रक्त प्रवाह को रोकने के लिए प्रयोग की जाती है। अब इस स्कंदन शक्ति मुझसे मत पूछिएगा, क्योंकि वो मुझे नहीं पता कि स्कंदन शक्ति कहते किसे है। ओके, क्वेश्चन नंबर 69, किस देश के वैज्ञानिकों ने, अच्छा ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, कि ब्लड बना लिया है, मतलब कृत्रिम ब्लड बना लिया है, फास्ट ब्लड, ठीक है। तो ये तो नहीं पूछेगा आज के टाइम में कि किसने बनाया था, 2006 का क्वेश्चन है ये। फिलहाल जान लेते हैं कि ब्रिटेन ऑलरेडी ऐसा कर चुका है, प्लास्टिक ब्लड, ठीक है। और हमारे वाला चैप्टर जो है परिसंचरण तंत्र यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वाला नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।